लास्ट कैटेगरी और सबसे मजेदार कैटेगरी, सबसे मजेदार क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा ना, ये चेक करना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या, एज एन इन्वेस्टर, एज एन ओनर। सबसे काम की चीज तो यही होगी कि जो मैंने पैसे लगा रखे हैं उसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। उससे कंपैरिजन होगा कि यार इनका बिजनेस तो 25% पर एनम कमा रहा है, हम तो 15% कमा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है अगर हम सेम इंडस्ट्री में है तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ग्रोथ का, परफॉर्मेंस का, एफिशिएंसी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं। बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करने से पहले आपकी इनकम स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, दिमाग में छपी होनी चाहिए, पूरी की पूरी यूज होगी, पूरी की पूरी यूज होगी। तो जो हमने तब मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में कर लो, डिटेल में कर लो, तो वो चीजें अब यूज होंगी, कैश फ्लो में भी यूज होंगी, बट प्लीज आनी चाहिए फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से। एफिशिएंसी, कीवर्ड इज एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या चेक करते हैं? एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है, अभी तो करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो, ROI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड हम अच्छे से डिटेल में सुनेंगे। तो जो पीछे कैपिटल एम्प्लॉयड, जहाँ फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा बट इसमें काफी डिटेल में आएगा, तो वो सब कवर कर देगा। जहां जहां कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा है, एक बार अगर आ गया समझ के कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जहां भी चाहिए होगा निकाल देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्यों चाहिए हमें? to ascertain the efficiency of the business. Profitability ratios स्टार्ट करने से पहले आपके फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कहाँ गिवन है? पार्ट टू ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, तो साथ साथ सेग्रीगेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डायरेक्ट इनकम और एन इनडायरेक्ट इनकम। सर ये डायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनकम फ्रॉम मेन बिजनेस। इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम मतलब ऑपरेटिंग इनकम, इनडायरेक्ट इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट मतलब ऑपरेटिंग। अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग। अब ऐसे ही एक्सपेंसेस हम करेंगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंसेस दो टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री रिलेटेड, etc. एग्जाम्पल, नेट परचेजेस, एग्जाम्पल चेंज इन इन्वेंट्री, एग्जाम्पल वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। कौन सा? इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। क्लियर? कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आते थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैटेगरीज होती हैं। इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आपके फाइनेंस कॉस्ट, आपकी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब अदर एक्सपेंसेस तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स ही बताएंगे कि वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट, कुछ मेंशन नहीं है तो हम सारे इनडायरेक्ट मानते हैं। ये सारी बातें भी मैंने आपको जब इनकम स्टेटमेंट बताई थी तभी बता दी थी, तो रेपिटेशन है बट स्टिल जितनी बार करेंगे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब वापस आ जाते हैं एक्सपेंसेस में। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग बता दिया। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, डायरेक्ट। चेंज इन इन्वेंट्री, डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो इनडायरेक्ट। लेकिन अगर इसमें वेजेस इंक्लूडेड है तो जो वेजेस वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ बट स्टिल वेजेस अगर इसमें इंक्लूडेड है तो उतना पोर्शन डायरेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इनडायरेक्ट, रेफर नोट। तो अगर नोट में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो फिर उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखे हों, उसमें वेजेस लिखी हों, कुछ भी, तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा ना। कोई डाउट? क्लियर? तो आपको ये समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। फिर आगे जाके हम फर्दर सेग्रीगेशन और सीखेंगे कि इनडायरेक्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा होता है, नॉन ऑपरेटिंग कौन सा होता है। ठीक है ना? तो अभी हमने सेग्रीगेशन बस इतनी सी करी है कि एक्सपेंस में डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, बड़ा मजेदार पॉइंट। ये तो जो हमने ऊपर बनाई है उसे कहते हैं न्यू इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको? एज पर द रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट वो न्यू इनकम स्टेटमेंट है। पहले क्या होता था? पहले ओल्ड होती थी। ओल्ड इनकम स्टेटमेंट कैसी होती थी अभी देखते हैं। कलर चेंजेस टू ग्रीन पैरेंटली। ध्यान से देखेंगे क्या होती थी। इनकम स्टेटमेंट समझ आएगी तो काफी सारे रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी निकालने आसान हो जाएंगे आपके लिए। जो भी हमने सामान बेचा उसको क्या बोलते हैं? उससे जो पैसे आए प्रोसीड्स उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। और इसमें से क्या होगा? सबसे पहले माइनस हो जाएंगी सेल्स रिटर्न्स, तो क्या आ जाएंगी? नेट सेल्स। नेट सेल्स को बोलते हैं क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट टोटल सेल्स, इट इज नेट सेल्स। कोई डाउट? अब सेल्स में से माइनस करते हैं, करते थे क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कोई भी डाउट? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो पहले सेग्रीगेट करते थे, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक मतलब चेंज इन इन्वेंट्री भी आ गई, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, परचेजेस भी आ गए, मटेरियल्स भी आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए, तो वो सब कवर हो चुके हैं। अब इनडायरेक्ट, तो मैंने बताया इनडायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। तो सेग्रीगेशन होती थी पहले, पहले सेग्रीगेशन होती थी कि ऑपरेटिंग अलग नॉन ऑपरेटिंग अलग। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तो आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर माइनस कर दिए जाएं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इसमें ऐड कर दी जाए, क्या ऐड कर दी जाए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या ऐड कर दी जाए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो रिजल्ट आता था उसको बोलते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी यूज होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। और पीछे मैंने आपको एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो छुड़वा दिया था क्योंकि उसमें पीबीआईटी यूज होता है। तब मैं क्या टाइम वेस्ट करता पीबीआईटी समझाने में, क्योंकि पीबीआईटी के लिए सब कुछ पता होना चाहिए।
कि कैसे पहुंचेंगे पीबीआईटी तक। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अब क्या माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट और कुछ नहीं आपका फाइनेंस कॉस्ट ही होती है। इंटरेस्ट माइनस हो गया तो क्या आया, पीबीटी, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे टैक्स, तो जो नेट रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, पीबीटी। तो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट, ये होता है आपका नेट प्रॉफिट, पीबीटी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी होता है। अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट है तो वो जनरली, इनकम तो आपकी ज्यादा हुई ना, उसके बाद आपने टैक्स पे करा। इनकम अगर पूछेंगे तो दैट इज बिफोर टैक्स, पीबीटी। नेट प्रॉफिट बिजनेस का बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है। बट मैं कह रहा हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर गिवन है तो मतलब टैक्स के बाद है, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। वापस सेल्स में से माइनस करा तो आया नेट सेल्स, सेल्स में से माइनस करा तो आया नेट सेल्स, रिटर्न माइनस करके। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करा तो आया ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ आरएफओ एग्जैक्टली सेम चीज होती है, एग्जैक्टली सेम चीज होती है। बट कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला नए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से निकलता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन्वेंट्री प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रखी हो तो आप ये लोगे, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रखी हो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ आरएफओ सेम रिजल्ट, सेम चीज ही होती है। स्टेटमेंट रिवाइज होने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ आरएफओ बोला जाता है। आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में काम आएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्दर कैटेगराइज होते हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट पे पहुंच गए हम। अब इनडायरेक्ट में से कुछ नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो वो सारे तो अब नॉर्मल तो वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग सुनाई देते, पता ही है नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट भी फाइनेंस कॉस्ट, जैसे हमने डेप्रिसिएशन करा था 11th में, तो उसमें कहीं पे आया था कि हमने एसेट खरीदा उस पर इंटरेस्ट पे करा, तो उसने कहा था इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड मत करो, अलग से दिखाओ। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, it is not an operating expense, it is an expense of the business, but non operating की कैटेगरी में आता है। कोई डाउट? तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हम सीखेंगे आगे जाके कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं और नॉन ऑपरेटिंग क्या हैं। बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाए कि आपने कुछ ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, अब पे ऑफ कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और कुछ नहीं आपकी अदर इनकम ही है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेकंड आइटम आ रही है, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, वही है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी, तो क्या आया, पीबीआईटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आरओआई में यूज होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यूज होगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नाम ही बता रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो मेरा प्रॉफिट है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे होता है। तो अभी तक तो ऊपर फाइनेंस कॉस्ट कहीं कवर हुई नहीं थी सर, आपने कहा था ना ऑपरेटिंग नहीं है तो नॉन ऑपरेटिंग है, इस कैटेगरी में उसको हम अलग सेग्रीगेशन करें, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए तो बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो, इंटरेस्ट अभी माइनस मत करना, इंटरेस्ट का सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, उस पर्पस के लिए उन्होंने उसको अलग रखा, अलग रखा। तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, पीबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दिया। नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ग्रॉस प्रॉफिट अलग से निकल सकता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या ग्रॉस प्रॉफिट अलग से दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उसमें सीधा क्या दिखता है, पीबीटी, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ना तो ग्रॉस प्रॉफिट अलग से दिख रहा है, ना इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से दिख रहा है। तो उस चीज के लिए आपकी इस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है ना। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट ये सब यूज होगा, ये सब दोबारा भी बताऊंगा मैं आपको, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सब यूज होगा। ये सेम चीज जो ऊपर मैंने लिखी है, रीचर टाइप है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का पर्पस
टू ascertain the efficiency of the business. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी के बारे में बात करेगा, ऑपरेटिंग रेशियो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेगा। तो हर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अपनी कोई ना कोई एफिशिएंसी एसरटेन करने में काम आएगा। ओके